नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं मौर्य वंश तक। इससे पहले मैंने बताया मगध साम्राज्य के हर्यक वंश को, शिशुनाग वंश को और नंद वंश को। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद, और घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और सिकंदर से पहले जो आक्रमण किया था, ईरानियों ने भारत पे आक्रमण किया था। मैप के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया है और इनके प्रभाव भी बताए हैं। सिकंदर के भी बारे में मैंने मैप्स के थ्रू बताया है और इसके प्रभाव, युद्ध के प्रभाव बताए हैं। इसके बाद जो हमारा वंश आता है वो आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो था मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली वंश था, और इसका जो शासनकाल था 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक था। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराया था और मौर्य वंश की नींव डाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि राजनीतिक संबंधी बातों से उल्लेखित है। पर्ण जो थी मौर्य वंश की मुद्रा थी। और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। ये जो सेल्यूकस निकेटर था, जब सिकंदर भारत से लौट रहा था तो उसने अपना कुछ साम्राज्य अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया था। सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम था मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया और इसने भारत के लगभग 8 महाजनपदों पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और इनकी जो मृत्यु हुई श्रवणबेल गोला में उपवास के दौरान हुई। और श्रवणबेल गोला ये कर्नाटक में पड़ता है, और इनकी मृत्यु को संलेखना विधि के द्वारा मृत्यु हुई थी इनकी, या संलेखना विधि कहते हैं इनको। इसके बाद जो बिंदुसार आया, अगला शासक बना। बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो शासनकाल था 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक का था, और यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तथा इसने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहाँ के लोगों का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। भारत के लगभग 10 महाजनपदों पर बिंदुसार ने कब्जा किया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वो बना अशोक। तो अशोक को अन्य नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है देवनाम प्रिय से। इसका जो शासनकाल था 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का था। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था, और इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा। इसके जो शिलालेख लिखे गए थे वो लिखे गए थे खरोष्ठ लिपि में, और खरोष्ठ लिपि का जो विकास हुआ था जब ईरानियों का आक्रमण हुआ था, तो एरमाइक लिपि से खरोष्ठ लिपि का विकास हुआ था। इससे पहले ब्राह्मी लिपि चलती थी। तो नेक्स्ट है, इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में पैंथलर ने की थी, और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेखों को पढ़ा था। तो प से प्रिंसेप और प से पढ़ना। और नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने जैन धर्म को त्याग कर दिया था, तथा गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त, और 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और नेक्स्ट जो वंश आया वो आया शुंग वंश। उसके बाद आया कर्ण वंश, और उसके बाद आया सातवाहन वंश, फिर आया कुषाण वंश। ये छोटे छोटे वंश आए थे। हम इसके बाद सीधा जंप करेंगे गुप्त वंश की तरफ। गुप्त वंश, इसका जो शासनकाल था 240 से लेकर 550 ईस्वी तक था। इसके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे, और श्रीगुप्त ने भारत के लगभग 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद जो अगले शासक आए घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 से लेकर 325 ईस्वी तक शासन किया था। इनका जो विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी देवी से हुआ था, और जब ये महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी तो उन्होंने एक गुप्त संवत जारी किया था 319 में। और संवत जैसे हम कैलेंडर जिसको बोलते हैं या पंचांग बोलते हैं, और ये जो है जैसे वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है उससे 319 वर्ष ये पीछे चल रहा है। और कैलेंडरों की बात की जाए तो एक शक संवत है और एक विक्रम संवत है। शक संवत जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, और ये जब कनिष्क राजा बने थे तो इन्होंने ये आरंभ किया था 78 ईस्वी में। इसमें जो प्रथम माह होता है वो होता है चैत्र, और अंतिम माह होता है फागुन। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद विक्रम संवत भी है एक,
तो उज्जैन के राजा ने जब शकों को हराया था तो इन्होंने ये आरंभ किया था 58 ये ईस्वी पूर्व में किया था। और नेपाल के सरकारी संवत के रूप में विक्रम संवत अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। भारत देश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहते थे। इसके बाद जो आए चंद्रगुप्त द्वितीय आए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और भारत में अगर सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए तो वो चलाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सिक्कों से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे कुषाणों ने चलाए थे और कुषाणों में कनिष्क ने चलाए थे। और सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो गुप्त काल में हुए थे। शीशे के सिक्के सातवाहन वंशों ने चलाए थे और चमड़े के सिक्के चलाए थे तुगलक ने। और यह एक महाप्रतापी शासक था और इसने भारत में शकों के आक्रमणों को विफल कर दिया था। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण विद्वान हुआ करते थे जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्महीर, कालिदास और ब्रह्मगुप्त। कालिदास ने कुमार संभव की और मेघदूत की रचना की। ब्रह्महीर जो थे एक खगोल शास्त्री थे और आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी, तो ये भी याद रखना आपने। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आए कुमारगुप्त और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने ही की थी। इसके बाद आए स्कंदगुप्त। तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था तो वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। और गुप्त वंश के जो अगले या अंतिम शासक थे वो थे भानुगुप्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।